दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज के साथ में। देखते हैं पहली न्यूज़ हम देखेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन से है। एलएसी पर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहां पर अभी भी दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटना है, तो उसी से संबंधित इंडिया और चाइना की बातचीत चल रही है। तो चाइना का कहना है कि बातचीत का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहा है, ऐसा चाइना का कहना है। सेकंड न्यूज़ है इन्वेस्टमेंट को लेकर एक रिपोर्ट आई है कि इसमें बताया गया है कि इस साल के क्वार्टर फोर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो बढ़ने के क्या कारण हैं और इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं, सरकार को उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, किस स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट आया, कहाँ पर कम को किसने टॉप किया है, इस रिपोर्ट में ये सब बातें हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहली न्यूज़ की। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है या फिर कैपिटल एक्सपांस किसे कहते हैं। देखो, यदि कोई कंपनी इम्प्रूवमेंट करती है या फिर कुछ खरीदती है या फिर उसमें इन्वेस्ट करती है, जैसे कि बिल्डिंग, व्हीकल, इक्विपमेंट और लैंड, यहाँ पर यदि कंपनी पैसा लगाती है उसका मतलब है वो कैपिटल में एक्सपेंडिचर कर रही है, कैपिटल में खर्चा कर रही, पूंजी बनाने में खर्च कर रही। अब आगे इसमें बताया जाता है ओवरऑल फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात। ठीक है, 2020-21 में 10.7 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट आया और 19-20 से यदि कंपेरिजन हम करें ना, तो बस थोड़ा सा ही जो है कम है, 1.2%। और 2018-19 की हम बात करें, उस टाइम में कितना आया था इन्वेस्टमेंट, 16.87 लाख करोड़ का आया था। और 2021 वाले साल की हम बात करें तो जनवरी से लेकर मार्च वाले महीने तक जो इन्वेस्टमेंट आया ना, 4 लाख करोड़ का, ये पिछले साल से यदि इसकी तुलना करें तो 1 लाख करोड़ या फिर 33% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, इस सर्वे में ये कहा गया है। ठीक है, और ये जो सर्वे किया गया है ये हमें ध्यान रखना है कि प्रोजेक्ट्स टुडे ये है संस्था, इसके द्वारा ये सर्वे किया गया है। देखो, यदि हम गवर्नमेंट की बात करें ना, तो गवर्नमेंट में कितने नए प्रोजेक्ट लाई है, तो लगभग 1700 नए प्रोजेक्ट, ठीक है, क्वार्टर फोर में अनाउंस किए गए थे। और यदि इनको हम कीमत में आंकें तो 76,185 करोड़ इनकी कीमत होती है। और जो स्टेट की एजेंसियां हैं उन्होंने कितना पैसा लगाया, 91,067 करोड़ रुपये इन्होंने पैसा लगाया है इन्वेस्टमेंट में। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित कर रही हैं, तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी ना मार्च 2020 में, ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट स्टिमुलस जो है सरकार ने दिया वो, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसने इस पर कुछ असर डाला है। और यदि हम 2018-19 से तुलना करें ना, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया रहा था, इस साल बढ़िया ही है, बस थोड़ा सा 2018-19 से कम है, बस ऐसा इसमें कहना। यदि हम बाधा की बात करें कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इन्वेस्टमेंट फेस करता है, तो इन्वेस्टमेंट में मेन जो बाधा है ना वो कोविड-19 के केसेस हैं। और जो स्टेट वाइज जो लॉकडाउन लग जाता है उसके कारण इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सरकार को कोविड-19 से निपटना पड़ेगा। सरकार को इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए सेटअप तैयार करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करना पड़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर है उसे सहारा देने की ज़रूरत है सरकार को, है ना। अब यदि हम स्टेट वाइज बात करें कि किस स्टेट ने अच्छा काम किया है, तो उड़ीसा इन्वेस्टमेंट के मामले में टॉप किया है। इसमें रिकॉर्ड स्तर की इन्वेस्टमेंट आई है, 62,352 करोड़ रुपये की। अब इसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है ना, लगभग 50,000 करोड़ का, वो किसका रहा है, ये जो हिस्सा है एर्सिलर मित्तल निपोन स्टील का रहा है।
ठीक है। इसके बाद जो नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश का। महाराष्ट्र में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आया? 40,902 करोड़ का। और आंध्रा में कितना आया? 39,610.92 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट इधर आया है। इसके बाद वाली न्यूज़ उड़ीसा से है। ठीक है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो 180 साल पुराना ये लाइट हाउस है जिसका नाम है फॉल्स पॉइंट। ये स्थित है केंद्रापारा कोस्ट में, उड़ीसा में। ठीक है, समुद्र के तट पर ये स्थित है। और इसकी खास बात ये है कि ये सबसे पुराना है और आज भी ये काम कर रहा है। तो हम जान लेते हैं कि लाइट हाउस क्या होते हैं। तो लाइट हाउस जो रहते हैं ना, समुद्र के किनारे बनी हुई एक बिल्डिंग होते हैं, जैसे मीनार नहीं होती उसी की जैसी ये दिखाई देते हैं। तो इस ऊंची इमारत की चोटी से प्रकाश को फेंका जाता है, मतलब यहाँ से प्रकाश को दिखाया जाता है ताकि तटवर्ती जो जहाज रहते हैं उन्हें संभावित खतरे की चेतावनी दे सकें या फिर उनको मार्गदर्शन दे सकें, जिसको प्रकाश गृह भी कहा जाता है। तो भारत सरकार की जो सागरमाला परियोजना है ना, उसके अंतर्गत वो इन लाइट हाउसों को डेवलप करना चाहती है, यहाँ पर टूरिज्म विकसित करना चाहती है। क्योंकि या तो ये किसी शहर के किनारे स्थित है, सिटी के किनारे स्थित है, या फिर इनके आइट साइड में कोई अन्य भी, चाहे वो वन्यजीव अभ्यारण्य हो, चाहे कोई मंदिर हो फेमस, उनके किनारे स्थित है। तो लोग जब वहाँ जाएंगे तो उसके साथ साथ में इन लाइट हाउस का भी वो चक्कर लगाने को घूम के आ जाए, ऐसा सरकार का सोचना है। अब हम न्यूज़ देखते हैं। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसका ये कहना है कि हम ऐसे 65 लाइट हाउस को डेवलप करने वाले हैं, सरकारी तौर से नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, मतलब जिसमें पब्लिक सरकार भी रहेगी शामिल और प्राइवेट प्लेयर भी शामिल रहेंगे। अब लेकिन उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में ऐसे 5 लाइट हाउस है जो कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाले हैं। उन्हीं में से एक जो है ना 180 साल पुराना है, जो कि अभी भी काम कर रहा है, जिसका नाम है फॉल्स पॉइंट। और फॉल्स पॉइंट आइसलैंड लाइट हाउस है और ये केंद्रापारा कोस्ट के किनारे स्थित है। और अदर जो है ना वो मेनलैंड में ही पाए जाते हैं। तो सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम सागरमाला परियोजना के अंतर्गत आ रहा है। अब हम सागरमाला परियोजना के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा आरंभ की गई योजना है। ठीक है, जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। बंदरगाहों को आधुनिक बनाना इसका उद्देश्य है। और इस योजना के द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर और विशेष आर्थिक जोन को भी शामिल किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉल्स पॉइंट की, जो कि सबसे पुराना, उसी के बारे में बताया गया। तो ये जो है ना ब्रिटिश एरा के टाइम का है और इसकी हाइट यदि हम देखें तो 129 फीट इसकी हाइट है। और ये जो स्ट्रक्चर है मीनार की तरह दिखाई देता है। और इसमें आप देख रहे हो ना रेड और वाइट कलर की बैंड है और इसमें बहुत बड़ा एक स्टार को इम्बोज मतलब किया गया है, खुदाई उसमें खुदाई करके उकेरा गया है उसको। और ये जो है वे ऑफ बंगाल से क्लियर ही दिख जाता है। सबसे बढ़िया बात ये है कि एकदम में मैंग्रोव जो वेजिटेशन है ना उसके किनारे पर ही स्थित है, जहाँ पर क्रोकोडाइल एडवेंचर के लिए एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस इसको बनाते हैं। और एक ऐसा फॉल्स पॉइंट है ये जो सबसे पुराना है और आज भी ये काम में आ रहा है। अब हम बात करते हैं पारादीप लाइट हाउस की। तो लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है ये पारादीप लाइट हाउस। ठीक है, एक और नया स्ट्रक्चर है टूरिज़्म के लिए। और यदि आप देखोगे
कटक से और भुवनेश्वर से इसकी दूरी तो लगभग 100 किलोमीटर ही पड़ता है। इसको सैंक्शन किया गया था 1980 में। अब हम बात करते हैं गोपालपुर वाले लाइट हाउस की। ठीक है, तो ये जो गोपालपुर लाइट हाउस है ना, ये गंजाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये भी वही 150 साल पुराना है, जो कि रंगून और कोलन मंडल के पोर्ट है ना, वहाँ पर जो जहाज़ आते जाते थे उनको ये गाइड करने का काम करता था, असिस्ट करने का काम करता था। और ये ऑलरेडी टूरिस्ट प्लेस है ही, क्योंकि इसके किनारे में चिल्का लेक है और गोपालपुर बीच है, इसलिए टूरिस्ट प्लेस ऑलरेडी से ही है। यदि इसको अपन विकसित कर देते हैं तो टूरिज्म जो है और भी ज़्यादा बढ़ेगा हमारे कोस्टल एरिया में, सागरमाला परियोजना के अंतर्गत। इसके बाद चंद्रभागा लाइट हाउस है, ये कोणार्क टेम्पल के मात्र 10 किलोमीटर पास में ही है। ठीक है, जहाँ से आप सी का बहुत बढ़िया व्यू देख सकते हैं और पूरी सिटी का व्यू आप देख सकते हैं इस लाइट हाउस की सहायता से। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो पेंगोंग झील से रिलेटेड है, तो हम पेंगोंग झील का मैप में सबसे पहले देख लेते हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं आप पेंगोंग झील का। ठीक है, इसमें अलग अलग फिंगर दिखाए गए हैं, 1 से लेकर 4 तक ये फिंगर यहाँ पर बनाए गए हैं, और इधर 5 से लेकर 8 तक। तो ये 4 से लेकर 8 तक का जो एरिया है ना, ये डिस्पुटेड वाला एरिया है। ठीक है, यहीं पर सेनाएं आगे पीछे होते रहती, यहीं पर डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हुई थी कि दोनों सेनाएं पीछे हट जाएंगी। ठीक है, इधर इंडिया हटेगा और इधर हटेगा चाइना। अभी डिसएंगेजमेंट प्रोसेस जो हुई थी फरवरी में, जहाँ पर इंडिया के और चाइनीज़ के जो सोल्जर मारे गए थे झड़प होने के कारण, तब डिसएंगेजमेंट के बारे में सोचा गया। अब थोड़ी सी जानकारी पेंगोंग त्सो लेक से रिलेटेड है। ये जो झील है नैरो है, डीप है और लैंड से लॉक्ड झील है। ठीक है, यदि इसकी हम हाइट की बात करें तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है, लद्दाख हिमालयाज़ में। ठीक है, इसके बाद इसकी लंबाई बताई गई है 135 किलोमीटर, और इसका जो एरिया है वो 604 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और इसकी आकृति बताई गई है बूमेरंग शेप में ये इसकी आकृति है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई बताई गई है 6 किलोमीटर वाइड, जो इसका जो ब्रॉडेस्ट पॉइंट है ना वो 6 किलोमीटर चौड़ा है। अब ये बताया गया है कि साउथ ईस्ट जो ले है उधर ये 54 किलोमीटर लंबी है, और बाकी का जो हिस्सा है अदर वाले पार्ट में पड़ता है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो साल्ट वाटर की झील है, ठंडी के दिनों में ये फ्रीज हो जाती है, और यहाँ पर स्केटिंग आदि आप मज़ा ले सकते हो, और पोलो का मज़ा यहाँ पर ले सकते हो ठंडी के दिनों में, ऐसा इसमें कहा गया है। तो जब पेंगोंग झील से दोनों सेनाएं पीछे हटीं, तो यहाँ के जो रहने वाले इंडियन वाले जो विलेजर्स हैं, जो कि अपने मवेशियों को चराते थे उस एरिया में, अब वो वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं जहाँ तक पहले जाते थे, जहाँ तक पहले वो चराते थे। सरकार का ये कहना है कि आप देखो, अभी जो लाइन LAC है ना, वो कोई डिसाइडेड एरिया नहीं है कि पर्टिकुलर यहीं से है। आप क्या काम करोगे, आप चाइना के एरिया में घुस जाओगे। वैसे भी अभी प्रॉब्लम चल रही है LAC को लेकर, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि आप चाइना के एरिया में घुस जाओ, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, इसलिए सरकार मना करती है कि आप जो है उधर के एरिया में अपने मवेशियों को चराने मत ले जाओ। तो आर्मी का कहना है जो चुशूल ईस्टर्न लद्दाख वाला एरिया है ना, अब वो नो मैंस लैंड हो गया है, आप वहाँ पर अपने मवेशियों को नहीं ले जा सकते हो। अब गांव वालों का यही कहना है कि जो हेलमेट टॉप रहता है, ब्लैक टॉप है, एरिया के ये लोग नाम बता रहे हैं गुरुंग हिल्स है, इधर पर हम अपने जानवरों को ले जाते थे चराने के लिए, अब हमें आर्मी रोक रही है कि आप उधर मत जाओ, ऐसा गांव वालों का कहना है।
ठीक है। अब एरिया की हम बात करें, एरिया की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने हाउस होल्ड्स हैं। ठीक है, लगभग 80 हाउस होल्ड्स हैं, जिनमें से जो 60 हैं वो लोग लाइव स्टॉक के ऊपर डिपेंड करते हैं, मवेशियों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो गांव वालों का कहना है कि लगभग जो 60 जो घर है ना, वो लाइव स्टॉक मतलब मवेशियों पर निर्भर है। ठंडी का जो टाइम रहता है मवेशियों को चराने का और उनकी ब्रीडिंग का टाइम रहता है। यदि मवेशियों को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो तो मर जाएंगी भूख से, तो फिर हमारे जीवन का क्या होगा, हमारी लाइफ का क्या होगा, ऐसा उनका कहना है। इसी को लेकर हमने एक पत्र भी लिखा था डिफेंस मिनिस्ट्री को, ऐसा उनका कहना है। अब इनका जब एरिया सिकुड़ रहा है, इनका एरिया कम हो रहा है, जो घास के चारागाह हैं वो कम हो रहे हैं, तो गांव वालों का कहना है चाइनीज़ वाले तो इधर ज़्यादा आते नहीं हैं। ठीक है, तो आप वो पुराने लॉ की बात क्यों कर रहे हैं, आप हमको क्यों रोक रहे हो, ऐसा गांव वालों का कहना है। ठीक है, अभी जो मेन जो मुद्दा है, जो बात चल रही है, जहाँ से अभी सेनाओं को वापस आना है, वो एरिया है गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, डिपसांग और डेमचौक। इन एरिया में दोनों की सेनाएं अभी हटने वाली हैं। हटने के बाद क्या होता है, कितना एरिया कौन पीछे हटता है, ये हम बाद में देखेंगे। देखो, यदि हम अप्रैल 2020 से बात करें ना, तो चाइनीज़ के जो सैनिक थे उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, रोक दिया था इंडियन ट्रूप्स को, कम से भी कम जो 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं ना, जहाँ तक इंडिया पेट्रोलिंग करती थी, उधर आने से चाइना की सेना ने उनको मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो झींगा मछली के इस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। श्रिम्प मतलब होता है झींगा मछली। अब केंद्र सरकार जो इससे रिलेटेड झींगा मछली जो पकड़ रहे हैं ये किसान लोग, ठीक है, ये इसका एक्सपोर्ट कर सकें, इसके लिए वो इनको प्रमाण पत्र देने की सोच रही है, ताकि एक्सपोर्ट को इस मामले में बढ़ावा दिया जा सके। देखो, यदि हम इसके एक्सपोर्ट की बात करें ना, तो इंडिया का योगदान बहुत बड़ा है विश्व लेवल पर। ठीक है, 2019-20 का यहाँ पर आंकड़ा बताया गया है कि लगभग 5 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था फ्रोजन श्रिम्प का। ठीक है, जो फ्रोजन झींगा मछली है ना, उसका, इसकी संपत्ति मतलब आंकड़ा बताया गया है 5 बिलियन डॉलर का। और सबसे ज़्यादा कौन खरीदता है, अमेरिका खरीदता है और चाइना खरीदता है इनको। लेकिन कुछ प्रॉब्लम आई सामने, जैसे कि जो कंटेनर होते हैं ना, इनकी शॉर्टेज जाना, और दूसरी बात है फूड सेफ्टी कंसर्न। अभी जो कोविड-19 चल रहा है, तो उससे रिलेटेड इन चीज़ों का एक्सपोर्टिंग में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। देखो, इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसे कि जब गांव वालों की बात सुना गया ना कि इनका माल क्यों रिजेक्ट होता, तो एंटीबायोटिक जो रेसिड्यू है, अवशेष है, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक जो अवशेष इनके उत्पादों में पाए गए हैं, इसी के चक्कर में इनका जो एक्सपोर्ट है ना वो कम हो गया है, ऐसा गांव वालों का कहना है। देखो, इसका सलूशन सरकार किस प्रकार से ला रही है, तो MPEDA, ठीक है, ये एक अथॉरिटी है जिसका पूरा नाम है मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या काम करेगी, एक प्रमाण पत्र इनको दे देगी। ये प्रमाण पत्र यदि इनके पास है और ये अपने उत्पाद को बेचते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका उत्पाद बढ़िया है, कोई भी इसको खरीद सकता है। ठीक है, और स्कीम का इन्होंने नाम दिया है साफरी, जिसका मतलब होता है, ये संस्कृत का एक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरीज प्रोडक्ट सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऐसी प्लानिंग है सरकार की। और रही बात प्रतिजैविक जो कचरा मिल रहा है ना, उसका भी हमारे पास सलूशन है, ऐसा इनका कहना है। हमारे पास नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम है, फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो इशू आ रहा है। ठीक है, और प्री हार्वेस्ट टेस्टिंग सिस्टम भी जो है मौजूद है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेशन हम दे रहे हैं ना, मार्केट बेस एक टूल उपलब्ध करा रहा है, इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी, कोई भी इनका उत्पाद आसानी से खरीद सके, क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट है ना,
सब तभी ये अपने उत्पाद को बेच रहे हैं, मतलब कोई फिर शक नहीं करेगा। अब इसके व्यापार की हम बात करते हैं, तो जो फ्रोजन श्रिम्प्स प्रोडक्ट है ना, वो इस मामले में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है। लगभग 50.58% हिस्सा है इसका, ठीक है। और यदि हम बात करें अर्निंग की, तो 73% जो टर्म है ना $, हमको अर्निंग होती है, वो 2019 में इसी से हुई थी। अब यदि हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य हैं जो इस मामले में बहुत आगे हैं, तो आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, ये ऐसे स्टेट हैं जो कि मेजर प्रोड्यूस करते हैं फ्रोजन श्रिम्प का, ठीक है, फ्रोजन झींगा का। और जितना भी उत्पादित करते हैं उसका 95% जो हिस्सा है ना, उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अब इस प्रमाण पत्र वाली योजना का नाम सरकार ने दी है साफरी स्कीम। साफरी स्कीम जो है यूनाइटेड नेशंस का जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी टेक्निकल गाइडलाइन जो भी है एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, हमने उसी को फॉलो किया है, ऐसा सरकार का कहना है। अब इसमें हमने 2 बातों को शामिल किया है, ठीक है। सर्टिफाइंग हैचरीज, हैचरीज मतलब यदि आप मुर्गी हो चाहे मत्स्य पालन हो, उसको कृत्रिम तरीके से पैदा करते हैं ना, उसको कंट्रोल करते हैं उसके अंडों को, तो उसको हम हैचरीज कहते हैं। तो 2 बातें कौन कौन सी ध्यान में रखे हैं इन्होंने। इनका ये कहना है कि हम अच्छे सीड्स अवेलेबल कराएंगे, उसके बाद जो जो भी फार्म इसमें स्थापित होने वाले हैं उनको हम अप्रूव देंगे, ठीक है, ताकि ये जो है गुड प्रैक्टिस को एडॉप्ट कर सकें। तो अब ये जो सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, वो इससे लगे जो फार्म को किस प्रकार मदद करेगा, उनको आसानी से अच्छी क्वालिटी के बीज अवेलेबल हो जाएंगे, ताकि ये झींगा मछली का उत्पादन कर सकें। और दूसरी बात ये है, अब आप जो भी फार्मिंग कर रहे हो उसका हम पूरी ऑडिट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम आपको जो है सर्टिफिकेशन प्रदान करेंगे। और ये जो सर्टिफिकेट है ना 2 साल के लिए रहेगा, ऐसा इसमें कहा गया है। और सर्टिफिकेट देने का काम हम पूरा ऑनलाइन करने वाले हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रह सके, हायर क्रेडिबिलिटी हो, और जो ह्यूमन एरर है ना, वो उनको हम कम से कम कर सकें। और सर्टिफिकेशन से लेकर जो भी नियम कानून हैं, अभी हम स्टेक होल्डर जितने भी इसमें शामिल हैं सबसे बातचीत करेंगे, ऐसा इसमें बताया गया है। तो आप ये साफरी प्रोग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद एक न्यूज़ है कर्नाटका से। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना ये है हादीनारू लेक की है, ठीक है। ये कर्नाटका मैसूर के पास में स्थित है। इसकी जो गर्दन देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक कॉलर दिखाई दे रही है जी, ठीक है, बार हेडेड, और इसका जो नाम है बार हेडेड गूस है, ठीक है। तो यहीं आसपास में रहने वाले एक आईटी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने इसकी गर्दन पर जो ये जो लगी हुई है ना पट्टी, इसमें क्या लिखा हुआ है कॉलर, इसको उन्होंने पढ़ा है और ये बताया है कि ये मंगोलिया से आया है, ठीक है। इस पर ये जो लिखने का काम है मंगोलियन कंजर्वेशन साइंटिस्ट ने किया था, ऐसा उनका कहना है। आगे इन्होंने जानकारी दी थी कि जो ग्रीन कॉलर वाला जो बैंड आप देख रहे हैं इसकी गर्दन में F88 जिसमें लिखाना हुआ है, इसको किसने कैप्चर किया था और ये जो मार्किंग की थी, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और साइंस सेंटर है मंगोलिया, उन्होंने 13 जुलाई 2019 को इसकी मार्किंग की थी, ठीक है। और वहाँ की किस झील के किनारे उन्होंने इसको पकड़ा था, तो जो साल्ट लेक है नियर तसाखिर सोम, ठीक है। और यदि प्रोविंस की बात करें वहाँ का, तो पड़ता है अरखंगाई प्रोविंस पड़ता है वहाँ पर, ठीक है। और एरिया है सेंट्रल मंगोलिया का, और इसकी लोकेशन भी उन्होंने बता दिया था, ठीक है। उनकी कैप्चर की जो लोकेशन है ना, इसके बारे में भी उन्होंने बता दिया था। और ये बताया है कि ये जो मेल है और इसका वज़न भी इन्होंने बता दिया है 2815 ग्राम है।
और ऐसा माना जाता है कि ये जो बार हेडेड बतख है ना, इसका ब्रीडिंग ग्राउंड कहाँ पर है? सेंट्रल मंगोलिया में है और तिब्बत में है। लेकिन कुछ अच्छी बात ये भी है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंटेशन भी हैं जिनके जो ये बताते हैं कि इनकी जो ब्रीडिंग है इंडिया लद्दाख में भी होती है। आगे इनका ये कहना है कि वो यहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली। लगभग इन्होंने 980 ऐसे बतख को देखा था। 27 मार्च 2021 की डेट इन्होंने बताई। और ऐसा कहना है इनका, ये वैसे ही तो ये जो टाइम रहता है ना, उनके रिटर्न होने का टाइम रहता है, रिटर्न माइग्रेशन का टाइम रहता है। आगे ये बताते हैं कि चूंकि अब जो पानी है गाँव के किसानों के लिए कैनाल के द्वारा छोड़ दिया जाने लगा है, और ये टाइम जो है गेहूं की वो धान की फसल का भी टाइम रहता है, जो मेन इनका अट्रैक्शन का पॉइंट रहता है इनके भोजन के लिए। वैसे तो ये बसेरा करने के लिए आती हैं, लेकिन इनको खाने को भी पैडी मिल जाती है, इसके चक्कर में ये इनकी संख्या ज़्यादा देखी गई है। अब आगे ये रीज़न ये बताते हैं कि किसान लोग इनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते हैं। क्योंकि किसानों को पता है कि ये हमारे देश की नहीं है, विदेशों से अपने यहाँ पर आई हैं, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है। और जैसे ही बरसात की पहली बारिश होती है तो ये यहाँ से चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा समय तक तो ये यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, इसलिए जो है वो इनको डैमेज नहीं पहुँचाते हैं। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से हम न्यूज़ देखते हैं। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये हैं एंटोनी ब्लिंकेन, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है। इन्होंने चिंता जाहिर की है चाइना का ताइवान के प्रति जो एक्शन लिया गया है, ठीक है, उसने ताइवान को टेंशन में डाल दिया है, ऐसा इनका कहना है। चाइना जो एग्रेसिव मूव्स लिया है ना ताइवान के खिलाफ, उसी को लेकर उन्होंने ये बात कही है। देखो बात ऐसी है कि ताइवान के किनारे से जब अमेरिका का एक वारशिप जहाज़ गुजरा, ठीक है, तो बीजिंग ने इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट पर आरोप लगाया, ठीक है। जबकि ताइवान तो एक अलग स्टेट है, अलग देश है, तो तुम्हें चिंता करने की या तुम्हें किसी के ऊपर आरोप लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसी बात पर इनका ये कहना है, ठीक है। देखो ताइवान जो है ना, वो खुद अपने आप में एबल है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। तो ताइवान ने कुछ समय पहले यूएन में एक शिकायत की थी कि इसकी जो कुछ ही महीना पहले की बात है, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ की जो एयरफोर्स है ना, जहाँ पर ये ताइवान का जो आइसलैंड है, ठीक है, कह रहे हैं कि ये बार बार यहाँ पर गश्त लगा रहे थे, उड़ रहे थे। तो चाइना जबकि इसको कहता है कि हमारे ही आइसलैंड है। और उधर से अमेरिका का ये कहना है कि देखो हम आपके एक एक एक्शन को देख रहे हैं, मिलिट्री एक्टिविटी को हम जो देख रहे हैं ताइवान के स्ट्रेट में, ठीक है। तो जैसे ही ताइवान के आइसलैंड में चाइनीज़ के मिलिट्री ट्रूप्स का संख्या बढ़ रही है या एक्टिविटी उनकी बढ़ रही है, तो इधर से अमेरिका ने भी ये कह दिया है कि अब हम ताइवान के ऑफिशियल्स के साथ में एकदम फ्रीली बातचीत करेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो दूसरे देशों के किनारे जो चाइना की बढ़ती हुई एक्टिविटी है ना साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका का कहना है हम फिलीपींस के साथ में मिलकर मिलिट्री का अभ्यास करेंगे। अगली खबर जो है यूरोपियन यूनियन से है। वहाँ के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनका ये कहना है कि चीन और रसिया म्यांमार की जो कंडीशन है उसको लेकर जो रिस्पॉन्स देना चाहिए उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। जबकि यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि यदि यहाँ पर फिर से डेमोक्रेसी आती है तो हम इन्हें इकोनॉमिक रूप से कुछ छूट प्रदान करेंगे, इंसेंटिव प्रदान करने वाले हैं म्यांमार को। अब चिंता वाली बात ये है कि चीन और रसिया ना, इनकी दोनों की म्यांमार की आर्म फोर्स के साथ में टाई है, ठीक है। ये दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट वीपन के सप्लायर हैं म्यांमार में, इसलिए चिंता की बात है। और ये इस पर कोई
रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं, ऐसा यूरोपियन यूनियन का कहना है। तो इसको कदम उठाते ही यूरोपियन यूनियन का कहना है कि अब हम म्यांमार की मिलिट्री से रिलेटेड जो इंडिविजुअल पर्सन है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसके ऊपर हम जो है फ्रेश सैंक्शन लगाने की सोच रहे हैं। तो सैंक्शन यदि इंडिविजुअल की बात करें ना, तो 11 इंडिविजुअल जो कि म्यांमार की कॉप या फिर मिलिट्री से रिलेटेड हैं और कमांडर इन चीफ से रिलेटेड हैं, इनके ऊपर हम सैंक्शन लगाने वाले हैं। आगे यूरोपियन यूनियन का ऐसा कहना है कि यदि म्यांमार में फिर से डेमोक्रेसी वापस आती है तो हम विशेष इकोनॉमिक सहयोग देने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके और वहाँ का जो डेवलपमेंट है हमेशा सस्टेन करता रहे, बना रहे, ठीक है। यदि हम डेटा की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, 2019 में $700 मिलियन का था, जबकि चाइना का $19 मिलियन का था। और एक फेस्टिवल आपको ये ध्यान रखना है, थिगियान वाटर फेस्टिवल, जो कि इस हफ्ते मनाया जाने वाला है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हम इसे नहीं मनाएंगे, इतनी सारी हत्याएं हुई हैं तो हम कैसे ये फेस्टिवल को मना लेंगे। कल की न्यूज़ हमने ईरान से देखा था, जहाँ पर वहाँ के नेता लोग सेंट्रीफ्यूजेस का अनावरण कर रहे थे। तो जैसे ही सेंट्रीफ्यूजेस का अनावरण किया जा रहा था, उसके कुछ देर बाद वहाँ की पावर कट हो जाती है, ठीक है। इसी को लेकर ईरान का ये कहना है कि हमारे ऊपर साइबर अटैक किया गया है, ये न्यूक्लियर टेररिज्म है, ऐसा वहाँ का ईरान का कहना है। और कई सारी जो मल्टीपल इजराइल की मीडिया आउटलेट्स हैं ना, उन्होंने ये रिपोर्टेड किया कि जो इजरायली साइबर अटैक है, इसी के कारण वहाँ पर बिजली गोल हुई है। नटांज जो वहाँ का परमाणु से रिलेटेड जो भी काम है ना, नटांज कंपनी के द्वारा किया जाता है, जहाँ पर पावर कट हुई थी।